मोर क्लैन का एजेंट वीवी से मिलने पहुंच चुका था। वीवी कहता है तुम्हें काफी समय बाद देखा है। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ये मोर क्लैन के हेड का एजेंट एडोल्फ मॉक था। मोर गोगो से कहता है इस साल कोई इशू तो नहीं हुआ। गोगो कहता है नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। वो कहता है मैंने रिसेंटली सुना है कोई बच्चे इंजर्ड हुए हैं, क्या ये कोई इशू नहीं है? वो कहते हैं वो सिर्फ माइनर सी इंजरीज थी और मोर क्लैन के चाइल्ड्स कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हैं। वो कहता है वो ड्रामेटिक नहीं है, वो प्रेस्टिजियस हैं। दोनों क्लैन के हेड्स में से अब ऑरा की पावर्स रिलीज होती हैं। मोर क्लैन के पास प्रेस्टिजियस मैजिक था, बास्करविले फैमिली के पास आयरन ब्लड स्वॉर्डमैनशिप थी। हमेशा से इनमें क्लैश नहीं रहा। इस एम्प्रेस के अल्फाज हैं स्वॉर्ड और मैजिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो मोर्ग और बास्करविले क्लैन को ज्वाइंट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस ट्रेनिंग में 8 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनमें एनुअल इवेंट भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ रूबी माइंस की वजह से इन दोनों क्लैंस में जंग छिड़ चुकी। मोर क्लैन हेड का ब्रदर एडोल्फ सुना है बास्करविले में राइजिंग स्टार का जन्म हुआ है। ऐसे जीनियस कई 100 सालों बाद बास्करविले क्लैन के अंदर जन्म लेते हैं। वो कहता है हुआ है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों जिक्र कर रही हो? एडोल्फ उसकी बात सुन के हैरान होता है और उसे बताता है कि मोर क्लैन के अंदर भी एक जीनियस का जन्म हुआ है। इतने में ही वो आवाज देता है कैमस अंदर आ जाओ, और इतने में एक लेडी हॉल में एंटर होती है। हुगो उसे काफी हैरानगी से देख रहा था। एडोल्फ बताता है कि ये मेरी बहन जो क्लैन की हेड है उसकी बेटी है कैमस, और वो कैमस से कहता है तुम्हें क्लैन हेड से हेलो हाय करनी चाहिए। कैमस गुस्से से हुगो को कहती है मिस्टर तुमने हमारी रूबी माइंस को क्यों चुराया है? हुगो गुस्से से एडोल्फ को कहता है कि इससे रूबी माइंस के मसले से दूर रखो। एडोल्फ कहता है अचानक ये तुम्हें क्या हुआ? कैमस कहती है अंकल आप ही ने तो बताया ये पैथेटिक बियर्ड वाला पर्सन है जिसने हमारी रूबी माइंस को चुरा लिया है। एडोल्फ घबराते हुए उसे कहता है मैंने आपसे कब ऐसे कहा? हुगो गुस्से में कहता है पैथेटिक बियर्ड लाइक अ थीफ। एडोल्फ कहता है सॉरी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुगो कहता है कि तुम्हें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि इन मसलों में अभी से उलझा देना चाहिए। कैमस कहती है कि मुझे मेरी रूबीज वापस करो क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि मैं रूबी को तुमसे छीन सकूं। एडोल्फ घबराते हुए कहता है कैमस रुक जाओ। वो कहता है बस हो गई है, मोर क्लैन ने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाए क्या? एडोल्फ कहता है हुगो शांत हो जाओ, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? ये सिर्फ एक बच्ची है। नीचे में हॉल में वीवी एंटर होता है और कहता है कि क्या मोर क्लैन ने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई कि एल्डर से कैसे बात करते हैं? इतने में बैरीमोर भी एंटर होता है और कहता है सर हुगो मास्टर विले आ चुके हैं। एडोल्फ देखता है और कहता है क्या ये बास्करविले का राइजिंग स्टार है? इतने में वो देखता है तो सिप्रस वहाँ से गायब हो चुकी थी और वो वीवी के सामने पहुंच चुकी थी और कहती है अभी तुमने क्या कहा? और वो सिप्रस को देख के मन में कहता है कि ये तो सिप्रस है, ये यहाँ क्या कर रही? ये तुम अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वीवी कहता है अगर मेरा शक ठीक है तो ये सिप्रस मॉर्ग ही है। वो बताता है कि पास में इसका प्रेस्टिजियस मैजिक बहुत हाई क्लास था जिस वजह से इसे जीनियस कहा जाता था। अपने पीक के टाइम पे इसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स और बारबेरियन को जला के हवा में राख कर दिया था और वो मन में सोचता है कि यार ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और ये इसकी स्टोरी फ्यूचर की है लेकिन अभी सिर्फ ये 8 साल की है। सिप्रस वीवी को कहती है कि रूबी माइंस तुम लोगों की किस तरह है? वीवी कहता है तुम इतना सफर करके यहाँ सिर्फ अपने नखरे दिखाने के लिए आई हो? जैसे ये दोनों उसकी बात सुनते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह बात कर रहा। सिप्रस कहती है क्या ये टेंट्रम्स है? वो कहता है हाँ ये नहरें नहीं है तो क्या कर रही हो? इतने में वो गुस्से से कहती है चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगी रूबी माइंस मोर क्लैन से किस तरह बिलोंग करती है। और फिर वो सारी रूबी माइंस का स्ट्रक्चर बना के वीवी के सामने रख देती है। वीवी कहता है क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ये सब काफी हैरानगी से कैमस को देख रहे थे। वीवी मन ही मन में सोचता है ये तो सिर्फ एक आइस का मॉडल है, मैं समझा था कि हम यहाँ फाइट होने लगी है। कैमस बताती है इसकी एंट्रेंस मोर क्लैन के सरफेस पे है लेकिन ये माइन बास्करविले के प्लेस में आती है, यही मसला है। और तुम देख सकते हो कि बास्करविले इस माइन को खोद नहीं सकते, तो ये मोर की टेरिटरी हुई। और वो कहती है हमने तो आपको ऑफर भी की थी कि ये जगह हमें लीज पे दे दो लेकिन आपने उससे भी इनकार कर दिया। एडोल्फ कहता है मेरी भतीजी तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। और वीवी कहता है इस रूबी की मिनरल सारी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज होती है, तो बास्करविले को इसकी क्या जरूरत पड़ी है? वो कहती है बिल्कुल मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ। लेकिन वो कहता है रुको, बास्करविले क्लैन को पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपनी प्लेस किसी को लीज पे दे दें। कहती है क्या तुम कहना चाह रहे हो कि बास्करविले इस ऑफर के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है? वो कहता है हाँ हम सिर्फ अपनी प्लेस की हिफाजत करना चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एडोल्फ काफी हैरान होता है। हुगो उसकी बात सुन के काफी इंप्रेस होता है। कैमस कहती है चलो मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ कि रूबी कैसे मोर क्लैन से बिलोंग करती है। वो कहती है देखो ये साइड तुम्हारी लैंड है और ये साइड मेरी लैंड है। और फिर वो बास्करविले क्लैन में अपना हाथ रख के कहती है चलो बताओ ये किसका हाथ है? वो कहता है तुम ये पूछना चाह रही हो ये हाथ किसका है? जैसे ये हमारी प्लेस में है तो अब ये हाथ भी हमारा है और इसके साथ साथ अब तुम भी हमारी हो चुकी हो। वो वीवी की बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? वो कहता है तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरी
हो। इतने में वो चाकू निकालता है। उसे देख के एडोल्फ और बैरीमोर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये आप क्या करने जा रहा है। वो कहता है मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारा हाथ अब मेरा हो चुका है। वो कहती है क्या तुम अब क्या करने जा रहे हो। वो भी सीन को देख के थोड़ा घबरा जाता है, अब वीवी क्या करने जा रहा है। और हम देखते हैं वीवी चाकू से उसका हाथ काटने लगता है। वो रोती हुई कहती है अंकल मुझे बचा ले। इतने में एडोल्फ वीवी से कहता है मेरी बांजी से दूर हटो। वीवी जैसे ही इसकी बात सुनता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। कैमस भागती हुई अपने अंकल को कहती है देखिए इसने मेरा हाथ काटने की कोशिश की है। एडोल्फ गुस्से से हुगो को कहता है ये क्या चल रहा है। हुगो वीवी की तरफ गुस्से से देखता है। वो कहता है मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता। ये देखें ये एक टॉय है, रियल नाइफ नहीं है। इतने में वो देख ही कहता है टॉय। वो कहता है ये तो सिर्फ एक टॉय है। कैमस कहती है ऐसे टॉय यहाँ क्यों मौजूद है। इतने में वीवी एडोल्फ के सामने आगे कहता है माजरत मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं इसे रुलाऊं। हुगो अब एडोल्फ को कहता है तुम आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, ये बच्चों के दरमियान मजाक था, छोड़ो इन्हें। एडोल्फ उसकी बात सुन के गुस्सा होता है ये एक मजाक था। हुगो कहता है मैंने रूबी माइंस की सिचुएशन के बारे में कुछ सोचा है, मुझे लगता है मोर क्लैन इस बात को पसंद करेगी। एडोल्फ कहता है उससे पहले आओ एक फ्रेंडली कंपटीशन होना चाहिए इनके दरमियान। कैमस कहती है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हम वीवी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है तुम मुझे खत्म करोगी जो एक चाकू से डर गई है। हमें ग्राउंड में लेके आ जाता है। मॉर्ग और बास्करविले क्लैन के अंदर अब एक फ्रेंडली कंपटीशन होने जा रहा था। दोनों क्लैंस के 18 से 15 साल के बच्चों के दरमियान एक स्किल टेस्ट होगा। मॉर्ग क्लैन से प्रेस्टिजियस कैमस मॉर्ग, बास्करविले क्लैन से ब्लड आयरन स्वॉर्डमैन विकर वैन बास्कर, इन दोनों राइजिंग स्टार के दरमियान ये मैच होने जा रहा था। इतने में बेल रिंग होती है और मैच स्टार्ट होता है। कैमस वीवी से कहती है कि तैयार हो जाओ, ये बैटल इतनी इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इतने में वो कुछ अपने मंत्र पढ़ती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। जैसे ही मोर क्लैन के सैनिक देखते हैं तो वो कहते हैं इतना खतरनाक अटैक ये इस बच्चे पे करने जा रही है। उसने अपनी क्यूरा कास्टिंग को एक्टिवेट कर लिया था, वो वीवी पे अटैक करने लगी थी। एडोल्फ कहता है ये 15 साल का बच्चा इस फोर्स स्पेल को जनरेट कर सकता है, लेकिन हुगो देखो इस बच्ची ने इतनी सी एज में ये मैजिक कर दिखाया। और दूसरी तरफ कैमस ने वो मैजिक अटैक वीवी पे कर दिया था, लेकिन वीवी उसके अटैक से बड़े मुश्किल से बच जाता है और उस अटैक को बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। वीवी कहता है ऐसे लग रहा था जैसे ये फ्लैशी पावर्स है, तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा मुझ पे अटैक करने के लिए। इतने में वो गुस्से से वीवी को कहती है तुम्हें मैजिक के बारे में क्या पता हो जो तुम इसके बारे में बातें कर रही हो। और इतने में ही वो वीवी सैंड वॉल अटैक कर देती, लेकिन वीवी उसे एक ही झटके में तोड़ डालता है और कहता है ये तुम्हारा मैजिक है। वो देखने के बाद कहती है इसने तो काफी इजीली इस बॉल को ही तोड़ दिया, क्या ये बास्करविले क्लैन के स्टैक रिवर की पावर है या मैं केयरलेस हो चुकी हूँ। इतने में वो गुस्से में आती है और देखती है वीवी उसके सामने पहुंच चुका था। वीवी अब अपनी एक फिंगर से उसे टच करता है तो जोर से जमीन पे जाके गिरती है। एडोल्फ कहता है बांजी उठो, कि तुम्हारे फोरहेड पे फ्लिक किस चीज का आया है। उसके फोरहेड पे फ्लिक आ चुका था, अब इतना इजी भी न लो तुम मुझे। वो कहता है अब तुम यहाँ से नहीं हिल सकती। वो कहती है तुम इसे यहीं खत्म कर डालो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इतने में वो डबल वॉल अटैक कर देती है वीवी पे। वीवी उसे देख के काफी हंसता है और कहता है ये तो मेरी एक झटके की मार है, इस टाइम में तुम नाकाम हो गई हो मेरे पे अटैक करने में। इतने में वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मुझे इससे खेल खेलना है, और वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे करके एक ही पंच में इस डबल वॉल को तोड़ डालता है। जैसे ही वो ये सीन देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वीवी कहता है अब तुम इस हिट को देख के क्या कहना चाहोगी। इतने में वो खामोश हो जाती है और कहती है अब मैं इसका क्या जवाब दूं। वीवी फिर से उसके फ्लिक पे हिट करता है, इस दफा ये पहले से भी ज्यादा दर्द कर रहा है और वो जमीन पे गिर जाती है। इतने में वो अपने फ्लिक पे हाथ रख के कहती है कि अब मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है और कहती है वीवी अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। वीवी कहता है अगर मैंने इसे और दर्द दी तो ये गेम को क्विट कर जाएगी। वो कहता है अगर मैं इसे खत्म करना चाहूँ तो मैं आंख झपकते ही इसे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इससे दोनों क्लैंस के दरमियान एक फाइट छिड़ जाएगी जिसका नतीजा बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे थे, एक मॉर क्लैन एक बास्करविले क्लैन का था। मॉर क्लैन इस पे फायर अटैक कर रहा था, ये जिसे डॉज कर रहा था, और ये बास्करविले क्लैन का कहता है कि मैं इस शिट मैजिक को इजीली हैंडल कर सकता। वीवी कहता है मुझे इस बास्करविले क्लैन के स्टूडेंट को यहाँ से हटाना है और इस मॉर क्लैन से मुझे डायरेक्ट कैमस पे हिट करवाना है। इतने में कैमस चिल्लाती हुई कहती है तुम अब मेरे पे हमला क्यों नहीं कर रहे, तुम पीछे क्यों हट रहे हो। लेकिन वीवी तो कुछ और ही सोच रहा था। कैमस उसकी तरफ भाग रही थी उस पे हमला करने के लिए। इतने में ये मॉर क्लैन स्टूडेंट अपनी एक्स्ट्रा पावर्स को यूज करते हुए खतरनाक फायर मैग अटैक को तैयार करता है और कहता है बास्करविले अब तुम इसे रोक के दिखाओ। इतने में वीवी पीछे हटता हुआ इस बास्करविले स्टूडेंट से कहता है तुम जल्दी से मेरी तरफ आओ। कैमस ये सीन देख के कहती है ये वीवी क्या करने जा रहा है। वीवी पीछे जाते हुए कैमस से कहता है अब तुम्हें प्रोटेक्शन शीट प्रिपेयर करनी चाहिए। इतने में कैमस देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है ये पावर्स मेरी तरफ कैसे आ रही हैं। एडोल्फ भी सीन को देख के कहता है नहीं ये नहीं होना चाहिए था, और हम देखते हैं कि उस पर्सन का अटैक कैमस पे पड़ चुका था।
मोर क्लैन के सैनिक भी ये सीन देख के काफी शौक थे। एडोल्फ चिल्लाते हुए कहता है, कैमस तुम कहाँ चली गई हो? कैमस इस फॉग के अंदर फंस चुकी थी और कहती है, ये तो अंकल की आवाज लग रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो कहती है, मैं इस फायर मैजिक को रोक सकती थी, लेकिन मेरे सारे क्लॉथ फट चुके हैं, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ इससे? सिर्फ इस स्मोक की वजह से तो मैं कवर हूँ, लेकिन ये स्मोक जल्दी हट जाएगी और लोग मुझे देखेंगे, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। इतने में चिल्लाती हुई कहती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करे। उसकी बात सुन के वीवी आ जाता है। वो जैसे ही वीवी को देखती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। इतने में वीवी अपना कोट उतार के उसे देता है और कहता है, एटलीस्ट तुम्हें ये पहन लेना चाहिए। और वो वीवी से कहती है, तुम अपने एनिमी से इतने अच्छे क्यों हो? वो कहता है, अगर तुमने और सवाल किए तो मैं तुमसे ये वापस ले लूंगा। इतने में वो वीवी के हाथ पे देखती है और कहती है, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा, ये कैसे हुआ? वो कहता है, बस ये एक स्क्रैच है जो अभी ठीक हो जाएगा। इतने में ये सैनिक कैमस को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वीवी ने अपनी जैकेट कैमस को दे दी थी और कैमस को कवर कर दिया। जैसे ही एडोल्फ कैमस को देखता है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और कहता है, कैमस तुम ठीक तो हो ना? ये गार्डियन नाइट्स देखते हैं और कहते हैं, जो जमीन पे गिरी है वो मोर क्लैन की डॉटर है और जो उसके सामने डटा हुआ खड़ा है वो हमारी बास्करविले क्लैन का यंग मास्टर है। इसके साथ साथ तुम देख सकते हो स्टैग रिवर ने इसकी बॉडी को कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया है और इसके साथ ये अपनी बॉडी पे वर्क भी करता है। इसके मसल्स कितने बेस्ट है। एडोल्फ अब ये बात को मान जाता है। इस 8 साल के बच्चे में इनक्रेडिबल टैलेंट है। हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुगो और वीवी वॉक कर रहे थे और साथ बात कर रहे थे। वो पूछता है, तुम्हें यंग डॉटर से फाइट करके कैसा लगा? वो कहता है, ये काफी इंजॉयबल था। हुगो कहता है, एक मैजिशियन से फाइट करना किसी स्वॉर्डमैन से फाइट करने से डिफरेंट है। तुमने प्रॉपर अटैक उस पे क्यों नहीं किया? वो उसे कहता है, मैं बस हेजिटेट हो गया था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी लेडी से फाइट की है। वो कहता है, देखो तुम्हारी हेजिटेशन की वजह से तुम्हें ये इंजरी हुई है। बैटल के दौरान किसी भी हेजिटेशन को अपने काम में नहीं लाना चाहिए। इस जख्म से तुम सबक हासिल करो। वीवी कहता है कि हुगो क्या मेरे लिए परेशान है? वीवी बताता है कि मैं नहीं जानता मेरे बचपन में हुगो कैसा था। मैं इतना जानता हूँ कि वो हमेशा से एक शांत, स्ट्रिक्ट और ब्रूटल एंटिटी है। वो कहता है, मुझे ऐसे नहीं लगता, ये सिर्फ रूमर्स थे। वो इस तरह का इसलिए है क्योंकि उसने अपनी पहली बीवी और एल्डर डॉटर को गवाया है। कहते हैं, इन बातों को छोड़ो। हुगो चलते हुए बीवी से पूछता है, तुम रूबी माइन के बारे में क्या सोचते हो? बीवी जवाब देते कहता है, मैं सोचता हूँ कि बेहतर यही है कि हमें रूबी माइंस उन्हें दे देनी चाहिए। वो उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है, क्या वजह है उन्हें रूबी माइंस देने की? वो कहता है, बास्करविले क्लैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉर्डर्स को डेवलप करे और जैसे कि रूबी माइंस रेड फैंग माउंटेन के नीचे मौजूद है तो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए डिमोनिक क्रिएचर और बारबेरियन क्लैंस हैं। अगर हम मोर क्लैन का यूज करें तो हमारी डेवलपमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। हुगो उसको जवाब सुन के काफी इंप्रेस होता है और कहता है, बहुत बेहतरीन जवाब दिया है आपने। और वीवी कहता है कि रूबी माइंस के राइट्स मोर क्लैन को देने के बाद वो अपने शिकारी उस साइड पे भेज देंगे, जिसका मतलब है कि वो शिकारी बारबेरियन से और डिमोनिक क्रिएचर से खुद ही फाइट करेंगे, हम बैठ के सिर्फ इसे एंजॉय करेंगे। हुगो उसकी बात सुन के सोचता है कि अब रूबी की वजह से मोर क्लैन की काफी हत्याएं होंगी। इसके बाद मोर क्लैन का हेड पछताएगा कि हमने रूबी माइंस की टेरिटरी को क्यों हासिल किया। और वह वीवी को शाबाश देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी 90% तक प्लान करेगी और हमें उनसे बहुत देखभाल की बात करनी पड़ेगी इस रूबी माइंस पे। हुगो कहता है, तुम इसके बारे में टेंशन ना लो, मैं जानता हूँ इनसे कैसे डील करना है। और इतने में वो देखते हैं कि उस तरफ से एडोल्फ आ रहा था। एडोल्फ इन दोनों से कहता है कि क्या जब आप वापिस आए तो हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और इतने में वो हुगो के मीटिंग एरिया में चले जाते हैं। हुगो एडोल्फ से कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट मैटर है जिसपे हमें डिस्कशन करनी है। वो कहता है, मोर क्लैन भी इस बारे में परेशान है कि इस रूबी माइंस के मसले को कैसे हल करना है। अगर तुम ये टेरिटरी हमें रेंट पे दे दो तो ये काफी ज्यादा मसलों का हल है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी जगह रेंट पे दे के क्या करूंगा और मुझे इससे क्या मिलेगा? एडोल्फ कहता है, बेथरोडल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दोनों कहते हैं, बेथरोडल? इन्हें बताया जाता है कि बेथरोडल एक प्रपोजल होता है जिसमें क्लैंस के दरमियान लड़का और लड़की की शादी करवा के क्लैंस के रिलेशनशिप बेहतर किए जाते हैं। एडोल्फ कहता है, मैं अपनी बाजी का प्रपोजल बास्करविले के एल्डर सन को देना चाहता हूँ। कैमस ये सुन के काफी हैरान होती है। मैं इसका अंकल होने के नाते इसका प्रपोजल देता हूँ, जैसे ये बहुत खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी काफी है। लेकिन हुगो कहता है कि मेरा एल्डर सन 25 साल का है तो इन दोनों में एज डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। लेकिन एडोल्फ कहता है कि इनमें सिर्फ 17 इयर्स का डिफरेंस है जो कि इतना मायने नहीं रखता। कैमस कहती है, मैं उस पर्सन से नहीं शादी करना चाहती जो मेरी मॉम से वीक है। तो दोनों उसकी बात सुन के हैरान होते हैं। एडोल्फ कहता है, कैमस अगर तुम अपनी मॉम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन से शादी करना चाहती हो तो अनमैरिड ही रह जाओगी। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इतने एज गैप को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। हुगो कहता है, बेटे आप कोई बुफे पे नहीं आए जो आप चॉइस करो। वो कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन मेरी हैबिट नहीं है किसी का दिया हुआ मैं खाऊं। और इतने में वो वीवी की तरफ देखी कहती है, मैं। इतने में अचानक ये दोनों उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ बताओ। वीवी
काफी हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था कि ये मेरे बारे में क्या कहने जा रही है। एडोल्फ कहता है जल्दी बोलो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। जैसे ही एडोल्फ को उसकी बात समझ आती है तो वो साथ ही उसके कान में कहता है नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम पागल हो। वो कहता है कि ये बास्करविले का फुल ब्लड नहीं है। हुगो उसकी बात सुन के गुस्से में रहता है और कहता है इसके अल्फाज ने मेरा सीना चीर दिया है। वो कहता है रुको, मुझे अपने बेटे से तो पूछने दो, क्या वो बेथरोल करना चाहता है इसके साथ। कैमस देख रही थी काफी हैरानगी से कि अब वीवी क्या जवाब देगा। वीवी सोचता है कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए, और फिर वीवी कहता है मैं भी यही सोच रहा था। ये दोनों हैरानगी से उसकी बात सुन रहे थे कि अब वो क्या कहने वाला है। बेथरोल कहता है हाँ बताओ, तुम क्या सोच रहे थे। और फिर वीवी कहता है जो मेरे फादर का ऑर्डर होगा मैं वही करूंगा। ये दोनों इसकी बात सुन के काफी शॉक हो जाते हैं। एडोल्फ कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, और कैमस कहती है तुम होते कौन हो मेरे सामने ये बात करने वाले। लेकिन एक सेकंड, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम शाय हो। इतने में हुगो बोलता है तुम होते कौन हो इससे ऐसे बात करने वाले। बास्करविले में लिंगराज और नॉन लिंगराज पर्सन में डिफरेंस नहीं रखा जाता। बाजुकात ले ब्लड लाइन इंफीरियर चाइल्ड प्रोड्यूस करती है और वैन सुपीरियर चाइल्ड प्रोड्यूस कर देती है। एडोल्फ उसकी बात सुन के कहता है कि क्या हुगो तुम ये बात अपनी सेंसेस में कह रहे हो। एडोल्फ बीवी के सामने जाता है और उसे देखते हुए सोचता है कि ये 6 सर्कल मास्टर है, लेकिन इसकी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मॉर्ड क्लैन के साथ मिल जाए तो दोनों क्लैंस को बहुत फायदा होने वाला है। हे वीवी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो तो तुम्हें कैमस का हस्बैंड बनना चाहिए। और हाँ, मेरे हिसाब से मेरी बांझे के काबिल बास्करविले में कोई नहीं है। और एडोल्फ मन में कहता है ये चाइल्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वो वीवी से कहता है तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, क्योंकि आप ही ने तो कहा है आप मेरे से बात नहीं कर रहे। कैमस ये सुनते ही मन में कहती है ये मेरे अंकल से कैसे बात कर रहा है। इतने में एडोल्फ मुस्कुराते हुए अपनी शर्मिंदगी को छुपाता है और एडोल्फ हुगो से कहता है क्या आप मुझे चांस देते हैं कि मैं इसे डीप टॉक कर सकूं। हुगो कहता है क्या एम्पायर का ग्रेट मैजिशियन मेरे बेटे को बहकाना चाह रहा है। वो कहता है ओहो, क्या मैं अपनी बांजी के होने वाले हस्बैंड से बात भी नहीं कर सकता। इतने में ही कैमस कहती है अंकल मैं इस तरह नहीं करना चाहती। वो कहता है मेरी बांजी तुम खामोश रहो, कुछ टाइम ऑर्डर मान लेना चाहिए। और वो हुगो से कहता है सर आप क्या कहते हैं। हुगो कहता है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है कर लें। जहाँ कैमस और हुगो भी पहुंच चुके थे। वीवी से कहता है कि मैं बास्करविले के इस बच्चे को टेस्ट करना चाहता हूँ, ये किस चीज से बना है, तो तुमने अभी तक जितना कुछ हासिल किया है वो सब शो करो। वीवी अपनी शॉर्ट को रेडी करते हुए कहता है अगर मैं आपको सब कुछ दिखा दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। इतने में एडोल्फ उस मड को अपने सर पे बैलेंस करता है और वीवी से कहता है अगर तुमने इसे तोड़ा और इसमें से एक ड्रॉप ही नीचे गिरा तो तुम जीत जाओगे। वीवी उसे देख के मन में कहता है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके पावर्स को एक्सपीरियंस करने की। और वो हुगो को देख के मन में सोचता है कि हुगो ने भी इसी वजह से अलाउ किया है ताकि वो देखना चाहता है कि मैं इसकी पावर्स को हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। और इतने में ही एडोल्फ कहता है चलो अब जल्दी से आ जाओ मेरी तरफ। वीवी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे इसे अपनी सारी पावर्स नहीं दिखानी, बस इतनी पावर दिखानी है जिससे ये मुझे मान जाए। और कहता है कि अब समय आ चुका है, मैं इस मैजिशियन की स्किल्स को देखना चाहता हूँ। कैमस वीवी से कहती है नहीं तुम अंकल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसकी बात सुन के कहता है ये इस तरह क्यों कह रही है। और फिर जैसे ही वीवी आगे बढ़ता है उस पे हमला करने के लिए तो एडोल्फ वाटर मैजिशियन शीट बना लेता है और कैमस से कहता है तुमने इसे ये हिंट क्यों दिया, ये मैजिशियन की पावर है कि वो स्वॉर्डमैनशिप को अपनी शील्ड से रोकता है। वीवी कहता है और को यूज करते हुए शीट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इतने में मॉर्ग अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है अब मैं तुम पे अटैक करूंगा। और वो जैसे ही वीवी पे अटैक करता है तो वीवी उस अटैक को नहीं कंट्रोल कर पाता और दूर जाके गिरता है। कैमस गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है अंकल अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इसके खिलाफ ये मैजिक को नहीं यूज कर सकते। एडोल्फ कैमस से कहता है तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ। हुगो उस अटैक को देखने के बाद कहता है इसका अटैक स्ट्रॉन्ग था, जिसे डॉज करना इतना आसान नहीं है। वीवी कहता है क्या इसने अपनी स्किल्स को एक्सटेंड किया है। वीवी कहता है अगर मैं अपनी सारी रिग्रेस पावर को यूज करूं तो मैं इसे एक ही झटके में गिरा सकता हूं और पॉसिबल है कि मैं इसे मार डालूं, लेकिन ये सब मैं नहीं करूंगा। ये कहते हुए वीवी आगे बढ़ता है और उसकी शील्ड पर अटैक करता है। वो कोशिश करता है इसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन वो कहता है ये इतना आसान नहीं है, तुम 100 टाइम पे ट्राई कर लो तो मेरी शील्ड को नहीं तोड़ सकते। ये सुनने के बाद वो फिर से कोशिश करता है शील्ड को तोड़ने की, लेकिन उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता। एडोल्फ देख रहा था कि ये बार बार एक ही पॉइंट पे क्यों अटैक कर रहा है, इससे मेरी शील्ड अब डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये नहीं तोड़ पाएगा। इतने में हम देखते हैं वीवी की स्वॉर्ड काफी बुरे तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन वीवी फिर भी उस पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। एडोल्फ कहता है कि किसी पत्थर को तोड़ना तो आसान है, लेकिन मेरी शील्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हुगो और कैमस इस सीन को देख के काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसकी स्वॉर्ड तो टूट चुकी है, अब क्या होने जा रहा है। एडोल्फ वीवी से कहता है तुम्हारे पास टैलेंट तो है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बाजी के काबिल नहीं
नहीं हो। और हम देखते हैं वीवी के टूटे हुए शॉर्ट का पीस अब उस मड पे लगता है और वो मड टूट जाता है, जिससे उसका सारा पानी एडोल्फ में गिरता है। वो इस सीन को देख के काफी शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी शॉर्ट के एक पीस ने इस जार को तोड़ डाला। वीवी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन है ये इनफ है तुम्हारे लिए, और अगर तुम कहते हो तो मैं इस जार को और ज्यादा तोड़ देता हूँ। कैमस भी इस सीन को देख के काफी शौक हो जाती है, इसने ये कैसे किया, और उससे काम काफी इंप्रेस होती है। कैमस कहती है, ये इसका कॉन्फिडेंस है जिसने इसे मेरे अंकल से जिताया, तो क्या अब मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। हुगो कहता है, इसका ये कॉन्फिडेंस है, इसने काफी इजीली इस जार को तोड़ डाला। इतने में एडोल्फ कहता है, विकर वैन बास्कर, आप तो मेरी सोच से भी काफी आगे की चीज है, आने वाले टाइम में आपसे बेस्ट प्लेयर कोई नहीं हो। और फिर हमें 7 साल के बाद बास्करविले ट्रेनिंग फैकल्टी का सीन दिखाई जाता है, जहाँ ये मॉन्स्टर में काफी गुस्से में लग रहा था। ये मॉन्स्टर इन प्लेयर्स को देख के काफी गुस्सा आ रहा था और कह रहा था, मुझे एक बार छोड़ो। इन सब प्लेयर्स का आज फाइनल पेपर था और उस पेपर में इन्हें टास्क मिलता है कि इन्होंने इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। ये मॉन्स्टर था जिसे एक्स बेयर कहा जाता था, इसे लेन और माउंटेन से पकड़ा गया था और इसे पिंजरे में कैद किया गया था ताकि ये और जहरीला हो जाए। इतने में वो उस मॉन्स्टर को छोड़ती है, वो इन प्लेयर्स की तरफ दौड़ता है। ये प्लेयर्स भी अपनी पोजीशन लेके इस मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। जैसे ही ये इस पे अटैक करते हैं तो इनका अटैक इस मॉन्स्टर को जरा भी फील नहीं होता, और फिर ये मॉन्स्टर इन पे अटैक करके एक एक पर्सन को यहाँ से दूर फेंक देता है। इसे तो आप जानते ही होंगे, लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, शैडो डॉग बास्करविले क्लैन का गाइड। वो जब उनके अटैकिंग पावर्स को देखता है तो वो उनसे कहता है, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फेस टू फेस फाइट कर रहे हो तो उसे कभी भी फेस पे अटैक ना करे, बल्कि उसे पीछे हट के उसकी लेग्स पे अटैक करे, जिससे आप उसे इजीली खत्म कर पाएंगे। जैसे ही ये बात वो 3 ट्रायर्स सुनते हैं तो वो सबको बीट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस मॉन्स्टर पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। हाई ब्रो हिट करता है उसे पहले, फिर एमबी हिट करता है, फिर एलबी भी हिट करता है उसे। इन्होंने गुड ट्राई की थी इन्हें हिट करने को, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। पहले वो मॉन्स्टर को इफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन वो इनके अटैक से कुछ थक सा जाता है। डॉग कहता है कि एज एक्सपेक्टेड एचबी, एलबी और एमबी के ओराज डार्क रेड कलर में तब्दील हो चुकी हैं, जो कि इस टाइम हर एक प्लेयर की होने चाहिए। और अब ये मॉन्स्टर पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसकी पावर्स भी हिट हो चुकी थी इसे खत्म करने के लिए, लेकिन इनसे पहले वीवी आगे बढ़ता है और इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर डालता है। डॉग कहता है, सबने अच्छी कोशिश की और इसके साथ साथ सब मास्टर लोअर रैंक सॉर्ड एक्सपर्ट हो गए हैं और सब अब फर्स्ट रैंक को कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके साथ आपकी 7 साल की एजुकेशनल ट्रेनिंग अब खत्म होती है। डॉग इन्हें बताता है कि ऑक्सफोर्ड जिले के जिसमें बंद नहीं किया जाता वो इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन कि मैं भी एक स्ट्रॉन्ग एज ऑक्सफोर्ड को नहीं हैंडल कर पाता। मैं अब सबको ये लेसन देना चाहता हूँ कि जिस डिमोनिक क्रिएचर को अब से आप फेस करने जाएंगे वो रियल लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड होगा और आप उसके साथ मौत से लड़ रहे होंगे। आप इस खतरे को सिर्फ अपने टैलेंट से कम कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं ताकि आप सर्वाइव कर सकें। और ये लेसन यही खत्म होता है। कांग्रेचुलेशन आप सबको, आप सब ग्रेजुएट हो चुके हैं। और वो ये कहते हुए खत्म करता है कि मेरी विश है बैटल में आपके लिए आसानियां हों। और ये दोनों यहाँ बैठे बात कर रहे थे कि आप किस नाइट की टीम के लिए अप्लाई करेंगे। ये बताता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस डोबरमैन, सेकंड पिटबुल और थर्ड रॉटवाइलर होगी। वो कहता है, जबरदस्त, लेकिन मैं वुल्फ हाउंड नाइट्स को ज्वाइन करना चाहूंगा। और इतने में हमें बताया जाता है कि इस बास्करविले क्लैन के अंदर 7 टाइप्स के नाइट्स होते हैं जिनकी टीम्स बनी हैं। हर नाइट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग, प्रोटेक्टिंग, असैसिनेटिंग, सुपर रिग्रेसिंग और डिफरेंट अदर्स नाइट्स हैं। इतने में ये कहता है कि बाय द वे तुम्हें क्या लगता है ये किसकी टीम में जाएगा। वो पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इतने में वो डरता हुआ पीछे देखता है और कहता है, मैं विकर वैन बास्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वीवी अब इस मॉन्स्टर की लाश के ऊपर बैठा हुआ था। वो जैसे ही उनकी बात सुनता है तो वो अलर्ट हो जाता है कि ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये सब बच्चे वीवी की बात कर रहे थे कि इस अकेले ने इस ऑक्स मॉन्स्टर को खत्म किया है, और हमने सुना है कि ये हाई रैंक सोर्ड एक्सपर्ट पे भी पहुंच चुका है और इसने थर्ड फैंग को भी क्रॉस कर लिया। इतने में वीवी देख के मन में सोचता है कि ये अभी बहुत पीछे का सोच रही है, मैं इससे भी बहुत आगे जा चुका हूँ। और वो बताता है कि करंटली मैं मीडियम रैंक सोर्ड ग्रेजुएट हो चुका हूँ, जिसके साथ मेरे 5th फैंग है, और मैंने अपनी लाइफ के 7 साल इन अचीवमेंट्स को हासिल करते हुए गुजारे हैं। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि मेरी पावर्स और फैंग काफी स्लो इंक्रीज हुए हैं। इतने में वो बैठा इन बातों को सोच ही रहा था कि बैरेमोर पीछे से आता है और कहता है, सर वीवी जय देखता है और कहता है, बैरेमोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बैरेमोर कहता है कि आपको क्लैन के हेड ने अभी बुलाया है, ऐसे लगता है कि वो आपको पोस्ट असाइन करने लगे हैं। वीवी उसकी बात सुनने कहता है, ठीक है मैं आता
आता हूँ। ये कहते हुए वीवी हुगो के सामने चले गया था और हुगो से कहता है कि काफी समय बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसे हैं आप क्लैन हेड? वो कहता है मैं ठीक हूँ। इतने में वीवी उसकी तरफ काफी हैरानगी से देख रहा था और उससे कहता है कि ये आपकी नोज पे किस चीज का निशान है? इतने में वो वीवी को बताता है कि जब मैं बारबेरियन ट्राइब को फेस कर रहा था लेनोर माउंटेन पे, तो एक बारबेरियन ने बहुत से अटैक किया मेरे पे। वीवी पूछता है तो क्या आपने उसे पकड़ लिया है? वो कहता है नहीं, हालांकि मैंने उसके फेस पे पहले अटैक किया था लेकिन उसे पहले ही मेरे पे अटैक कर दिया तो मैं उसे नहीं पकड़ पाया। वो कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने अपनी स्टडी को मुकम्मल कर लिया है। वीवी कहता है थैंक्स। वो वीवी से कहता है कि अब आपकी अगली लाइफ थोड़ी मुश्किल होगी। वीवी मन में सोच रहा था कि आप ये मुझे पोस्ट के बारे में बताने लगा है। वीवी बताता है कि रिग्रेशन से पहले जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो मुझे किस महीनों के लिए लेनोर माउंटेन पे भेजा गया जहाँ हर कदम पे जिंदगी और मौत की सिचुएशन थी। और फिर वीवी बताता है कि बास्करविले क्लैन के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें इलाइट्स और एक्सपेंडेबल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है जब वो 15 साल के हो जाते हैं। एक्सपेंडेबल्स जो होते हैं वो बैटल में मरते हैं जब काफी एक्सपीरियंस हो जाते हैं और बैटल असिस्टेंट में से गुजर जाते हैं तो उन्हें एलाइट्स के असिस्टेंट बना दिया जाता है। और जो इलाइट होते हैं उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है। और इन दोनों में सिर्फ फिफ्थ फैंग बास्करविले स्वॉर्डमैनशिप का फर्क होता है और इस वजह से मैं अपनी पास्ट लाइफ में सिर्फ फोर्थ फैंग तक ही पहुंच सका था। और इतने में ही हुगो कहता है वीवी मैं चाहता हूँ कि तुम कांग्रेसमैन बनो। वीवी कहता है कांग्रेसमैन? हुगो बताता है कि बास्करविले के अंदर कांग्रेसमैन की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो बास्करविले की जस्टिस को और उसकी टेरिटरी को टेकअप करे और उसके साथ साथ वो बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो। वो मन में सोचता है कि हुगो मुझे लीड बनाना चाहता था जिस तरह मैं सोच रहा था। हुगो कहता है जो अचीवमेंट्स तुमने अभी तक कर ली हैं उन अचीवमेंट्स ने तुम्हें किसी भी जीनियस से 100 साल आगे पहुंचा दिया है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ये पोजीशन को टेकअप करो। और हुगो से कहता है कि तुम इस पूरी सिटी के वाइस काउंसलर होगे, क्या तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट है? वो कहता है जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बताओ। वीवी कहता है कि रूबी माइंस की सिचुएशन पे हमारे मॉकलैंड के साथ जो बात हुई थी मैं उसमें बात कर रहा हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, क्या आप उस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं? बैरमोर भी उनकी बात काफी हैरानगी से सुन रहा था कि किस बारे में बात चल रही है। और वीवी कहता है कि अगर ये रिक्वेस्ट करना आपके लिए मुश्किल है तो आप बिल्कुल भी ना करिएगा। हुगो उस पेपर पे स्टैम्प करते हुए कहता है मेरे बेटे तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम कोई रिडिकुलस हरकत नहीं करोगे। वीवी कहता है आप परेशान ना हो, मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। वीवी मन में सोच रहा था कि इसका मुझे बेटा कहना सबसे बुरा लगता है। वीवी कहता है जिस तरह इसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी नहीं इमेजिन कर सकता था कि मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। बैरेमोर और वीवी जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो बैरेमोर कहता है मास्टर वीवी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वीवी कहता है हाँ। बैरेमोर कहता है सर हुगो ने आपको इतने ज्यादा ट्रायर्स दिए हैं लेकिन उन्होंने आपको रियल बैटल में क्यों नहीं भेजा बल्कि आपको काउंसलर की पोजीशन दे दी है? क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपनी सारी ड्यूटीज एज अ वॉइस काउंसलर पूरी कर सकता हूँ और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने मुझे क्या पोजीशन दी है और मेरा काम क्या है, क्योंकि इस पोजीशन के बाद भी मुझे अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद है और मुझे वो फीलिंग आज भी याद है जब इन्होंने गुलेटन पे मेरा सर उतार डाला था। अब वो वक्त दूर नहीं है जब तुम भी इस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करोगे। और फिर हमें बास्करविले की अंडरडॉग टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ हम इस खूबसूरत कैसल को देखते हैं और ये पर्सन इन्हें कह रहा था कल न्यू वॉइस काउंसलर आ रहे हैं तो उससे पहले मुझे ये जगह बिल्कुल साफ चाहिए। और वो इन वर्कर से कहता है कि वो मेन कैसल से हैं तो काम ठीक करना। ये पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है न्यू वॉइस काउंसलर कैसे होंगे, क्या उन्हें बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस होगा? ये पर्सन इसे कहता है क्या तुमने उनके बारे में अभी तक नहीं सुना, वो सिर्फ 15 साल के हैं। ये कहता है क्या सिर्फ 15 साल के? नहीं में वो देखते हैं वहाँ से एक पर्सन गुजर रहा था। ये कहते हैं ये कौन है, चलो जाके इसे यहाँ से भगाओ। और वो मन में सोचता है क्या ये बच्चा न्यू एम्प्लॉय तो नहीं है और वो उसे रोकता है और कहता है तुम कौन हो, यहाँ बगैर इजाजत के कोई भी नहीं एंटर हो सकता। इतने में भी गुस्से से पीछे देखिए कहता है हाथ हटाओ फौरन। और फिर उनके सामने अपना लेटर शो करता है। उस लेटर को देखने के बाद वो एकदम शॉक होकर डर जाते हैं और वो साथ ही कहते हैं सॉरी आपने तो कॉल आना था, आप इतनी जल्दी कैसे आए? वो कहता है मेरी बात सुनो, अभी की अभी ड्रिंक्स और कुछ वुमेन्स को रेडी करवाओ, मुझे अभी एक पार्टी थ्रो करवानी है। ये कहते हुआ वो अंदर अपने कैसल के अंदर एंटर हो जाता है। ये उसे देख के काफी हैरान थे और कहते हैं अभी तो ये आया है साथ ही पार्टी। इतने में एक आलीशान पार्टी अरेंज करवाई जाती है जहाँ सब एलीट क्लास लोग थे। ये पर्सन था चिचुआ बास्करविले, ये अंडरडॉग के ऑफिस का मैनेजर था और ये काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था और ये पार्टी को देखते हुए मन में सोच रहा था एक तो इन्होंने ऑटेजियस पर्सन को अपॉइंट किया है और आते साथ ही इसने ड्रिंक पार्टी रख ली और जैसे इसकी हरकतें हैं ये लड़का पूरा शहर ही तबाह कर डाले। इतने में ये बातें वीवी ने सुन ली। उससे में आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम ऑफिस मैनेजर हो? जैसे ही वो पीछे देखता है तो कहता है वॉइस काउंसलर और काफी घबरा जाता है। मन में सोचता है क्या इसने सारी बातें सुन ली और ये अंदर कब आया? वीवी कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है मेरा नाम चिचाओ बास्करविले है। वीवी
कहता है चलो ठीक है। वीवी मन में सोच रहा था कि इसने जो बातें कही है वो मैं इस वक्त आने में बताऊं। चीचू मन में कहता है कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। वीवी कहता है मुझे आने से पहले तुम्हारे बारे में बताया गया था कि तुम इसी सिटी से हो। वो कहता है हाँ, मैं इसी सिटी में पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा। वीवी कहता है तुम यहाँ के बारे में काफी ज्यादा जानते होगे। मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि सब पर्सन काफी मेहनती है, तो मैं यहाँ किसी भी पर्सन को नहीं छेड़ूंगा, तो तुम भी जो काम कर रहे हो उसे अच्छे से करते रहो। चिचोर कहता है ठीक है सर, और ये मन में सोचता है कि क्या ये जलील करने का कोई नया तरीका है। और वो वीवी को देखने के बाद मन में सोचता है कि इसने तो पार्टी रखी है और ये यहाँ अंदर क्या कर रहा है। वीवी वहाँ लॉस की बुक पढ़ रहा था और वीवी कहता है मैंने ये सारी जुडिशियल पढ़ ली है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें मैं चेंज करूंगा। वो कहता है आपने इतनी जल्दी ये सारी बुक पढ़ ली है। और वीवी बताता है कि अंडरडॉग का सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ काफी सारी ब्लैक मार्केट्स हैं जो कि बड़ा बिजनेस कर रही हैं। अब इनके बिजनेस बंद करके हम इस मसले को हल नहीं कर सकते, हमें इनके लीडर्स को पकड़ना पड़ेगा ताकि हम इस मार्केट को क्रैश कर सकें। वीवी कहता है वॉइस काउंसिलर न्यू लॉज को बनाता है, लेकिन मेरे से पहले जो लॉज बने हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कुछ न्यू लॉज को लाऊंगा। वीवी कहता है हाँ, मैं अंडरग्राउंड मार्केट को बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ, तो मुझे न्यू लॉज लिखने के लिए कुछ रीजंस भी तो चाहिए होंगी। चीचू कहता है कि आपको रीजंस क्यों चाहिए जब आपको पता है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं। वीवी कहता है मैं काफी यंग हूँ, जैसा इन मसलों को रोकने के लिए बनाया गया है, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को शो करना, और अब मैं कुछ ऐसे काम करने जा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया की नजर मेरे पे होगी। चीचू कहता है ऐसे लगता है ये तो एक नया वर्ल्ड ही बनाने जा रहा। अगले दिन हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंडरग्राउंड की सड़कों पे लोग जमा थे। ये सब लोग यहाँ वीवी का वेट कर रहे थे और इतने में ही वीवी इस क्राउड से निकलता हुआ स्टेज पे पहुंचता है। ये आपस में बात करते हैं, देखो वीवी को देखने के लिए कितने लोग जमा हुए हैं। वीवी सबसे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ का न्यू वॉइस काउंसिलर बन चुका हूँ। लोग उसे देख के कहते हैं ये तो काफी यंग है और काफी खूबसूरत भी है, और ये तूफान है जो इस शहर को हिला डालेगा। वीवी कहता है उम्मीद आप सब ने इस नोटिस बोर्ड को पढ़ लिया होगा, अभी तक कुछ न्यू लॉ इसमें नहीं ऐड हुआ। वीवी कहता है जैसे है काउंसिलर बदला है, लेकिन ये जो लॉज बास्करविले की तरफ से लिखे हुए हैं इन्हें कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये तीनों वीवी से कहते हैं कि हम तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और ये टेरिटरी को चेंज करते हुए तुम्हें काफी समय लगेगा। इतने में चीचू ने कहता है बास्टर्ड्स, तुम पागल तो नहीं हो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ आए हैं और ये डायरेक्ट बास्करविले मेन कैसल से हैं। और वीवी कहता है कि सिर्फ चीचू के कहने से बात नहीं बनेगी, मुझे यहाँ कुछ करना होगा जिससे ये मेरे से डर के रहे। और वीवी वुडन सॉर्ड को पकड़ता है। जैसे ही ये देखते हैं इसने सॉर्ड पकड़ लिया, ये काफी डर जाते हैं, लेकिन वीवी अपनी कुछ पावर्स को यूज करते हुए उस वुडन पीस को जमीन के अंदर गाड़ देता है। जैसे ये लोग देखते हैं तो ये डर जाते हैं। चीचू इस सीन को देख के थोड़ा हैरान होता है। वीवी ने उस वुडन सॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। वीवी उस क्राउड के सामने कहता है कि वॉइस काउंसिलर होने के नाते मैं न्यू लॉ अनाउंस करता हूँ। सब काफी हैरानगी से देख रहे थे ये क्या कहने जा रहा है। वीवी कहता है इस लॉ का नाम विकर स्पेशल लॉ होगा और इस लॉ में जो पर्सन इस स्टिक को बाहर निकालेगा मैं उसे 100 मिलियन गोल्ड दूंगा। जैसे ही ये सब इसके ऑफर सुनते हैं तो ये एकदम हैरान हो जाते हैं, इतना गोल्ड। और लोग भी आपस में गोसिप्स कर रहे थे कि गोल्ड सिर्फ इस स्टिक को निकालने के लिए वीवी के नाम से लॉ ही लिख दिया जाता है। ये पर्सन कहते हैं 100 मिलियन सिर्फ इस स्टिक को निकालने का हमें कौन देगा। चीचू भी काफी हैरान था कि ये वीवी ने क्या कह दिया है। वीवी कहता है क्या कोई नहीं है जो 100 मिलियन लेना चाहता है। वीवी कहता है और कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है जो 100 मिलियन लेना चाहता हो। इतने में वीवी उस लॉ को रीराइट करता है और कहता है कि जो इस स्टिक को निकालेगा अब मैं उसे 1 बिलियन कॉइन्स दूंगा। वीवी देखता है और कहता है कि क्या कोई नहीं है। ये पर्सन कहता है हम पागल है जो तुम हमारा मजाक बना रहे हो। और इसी तरह ही सब लोग उसे कहना शुरू कर देते हैं इस प्रैंक को बंद करो और तुम जाके सो जाओ, 1 बिलियन कॉइन कोई मजाक नहीं है। चीचू वीवी को देखते हुए मन में कहता है कि ये अब बास्करविले क्लैन की बेइज्जती करवा रहा है, अब मुझे भी काफी शर्मिंदगी हो रही। वीवी कहता है तो आप में से कोई नहीं है जो इसे निकाले बाहर। और वो फिर कहता है कि लोग काफी हैरानगी से उसे देख रहे थे। वो फिर से लॉ को रीराइट करवाता है। इस दफा उसने स्टिक को निकालने का रिवॉर्ड 10 बिलियन रखा था और अब वो गुस्से में आ चुका था और कहता है क्या अभी भी कोई नहीं है जो इस स्टिक को बाहर निकाले। लोग इसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। इतने में इस क्राउड में से एक आवाज आती है क्या मैं इसे निकालने की कोशिश करूं। लोग उसे कहना स्टार्ट कर देते हैं देखो उसकी शॉट को, वो सिर्फ तुम्हें ट्रैप कर रहा है और तुम्हें मार डालेगा। तो वो पर्सन चुप हो के पीछे हो जाता है और कहता है फिर मैं नहीं जाऊं। इतने में चीचू वीवी से कहता है कि हम ये पैसे कहाँ से देंगे। वीवी कहता है क्या कोई नहीं है अभी भी। इतने में एक बच्ची हाथ उठाती है और कहती है क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। ये अंकल इस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं तुम सिर्फ फ्लावर सेल करती हो तो तुम इस चीजों में ना फंसो, ये तुम्हें मार डालेगा। वो कहती है नहीं मेरी मॉम काफी बीमार है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर ये मुझे कुछ कर दे तो प्लीज मेरी मॉम का ख्याल रखना। ये अंकल देखता है तो वो चली
जाती है वो वीवी के पास। ये बच्ची काफी घबराई हुई लग रही थी और मन में सोचती है क्या ये मुझे वाकई मार देगा या ये मुझे कुछ कॉइन्स देगा जिससे मैं अपनी मॉम की हेल्प कर सकूं। वीवी कहता है चलो इसे बाहर निकालो। इतने में वो बच्ची बैठती है और उस स्टिक को बाहर को पुल करती है। इतने में उसने स्टिक को बाहर निकाल लिया था। सब लोग देख के काफी हैरान हो जाते हैं, इसने ये कैसे कर लिया। और वो मन में सोचती है ये तो काफी आसान था निकालना, अब ये मुझे मार डालेगा। इतने में वीवी की ऑरा पावर्स रिलीज होती हैं। तो वो बच्ची देख के काफी डर जाती है, रोना शुरू हो जाती है और कहती है मैं अपनी मॉम का वाहिद सहारा हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ ना करना। इतने में वीवी उसके पास बैठता है और उसे गोल्ड कॉइन्स का एक थैली पकड़ाता है और उसे कहता है ये लो, इसके अंदर 100 मिलियन कॉइन्स हैं। वो बच्ची से देख के काफी शॉक थी और वो उस कॉइन्स को रिसीव कर लेती है और वीवी उसे कहता है कि ये मेरे गार्ड्स को अपना घर बता दो, 10 मिलियन कॉइन्स वहाँ भिजवा दिए जाएंगे और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें कुछ गार्ड्स भी प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हारे पैसों को सेफ रख। और उसे प्यार देके कहता है चलो अब आप जाओ। और वो सब लोगों को कहता है ये है मेरे लॉस। चिचू ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है ये इसने क्या किया। लोगों में भी काफी चीखो चिल्लाहट शुरू हो गई थी कि ये इसने वाकई कर दिया है, हमने ये चांस क्यों मिस किया। जैसे ही वो थैली खोल दिया तो उसके अंदर वाकई सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। और वीवी कहता है यही एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लॉ मैं पेश करूंगा वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। हम देखते हैं ये दोनों पर्सन बात कर रहे थे, क्या तुमने न्यू वॉइस काउंसलर को देखा है, वो सबसे अलग है। जी कहता है हाँ मैंने सुना है कि उन्होंने एक बच्ची को कॉइन्स दिए हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वीवी अब चीजों की तारीफ करता है कि तुमने लॉ बहुत बेहतरीन लिखा था। वो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये काम कर देंगे, मैंने 20 साल यहाँ नौकरी की है लेकिन आप जैसा पर्सन नहीं देखा। वीवी कहता है तुम्हें परेशान होने की नहीं जरूरत, मुझे पता है लोगों को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करना है और एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कैसे छोड़ना। वो कहता है ठीक है मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दूंगा और जिस तरह आप कहेंगे मैं वैसे ही चलूंगा। वो कहता है इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं। विवी कहता है कैमस ये सब चीजें बहुत बाद में करेगी जो मैं भी कर रहा हूँ और कैमस जब क्लैन की हेड बनेगी तो उस वक्त मेरी क्लैन का क्राइम रेट 0% होगा। इतने में वो मैप ओपन करता है और कहता है कि असल मसला आपसे शुरू होगा, हमने उसे 10 बिलियन रिवॉर्ड्स देना है तो उसके लिए हमें पैसे भी तो कलेक्ट करने होंगे। और वो इस जगह को मार्क करके कहता है कि यहाँ सारी इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करंटली काम कर रही हैं, अब मैं यहाँ जाने वाला हूँ, सब जगह को क्रैक करके यहाँ से ब्लैक मनी उठाऊंगा। चिचू कहता है आप कैसे इन जगह के बारे में जानते हैं कि यहाँ इलीगल काम हो रहा है। वीवी कहता है मैंने इस जगह की स्मेल कर ली है और वो मानने कहता है कि ऑफ कोर्स रेगुलेशन से पहले मैं इन सब जगह जा चुका हूँ। चिचू कहता है कि यार इसकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स कितनी बेहतरीन है। एक पर्सन एंटर होते हुए कहता है वॉइस काउंसलर टीनेज सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिक्वेस्ट आई है, वो आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। चिचू कहता है मैं इसके बारे में पहले ही जानता था। वीवी कहता है ये तो एक नोबल कम्युनिटी है और ये मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। चिचू बताता है कि बास्केटबॉल टैलेंटीज की सेकंड और थर्ड जनरेशन ने इस ग्रुप को क्रिएट किया था। इसे टीनेज सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी तो कहा जाता है लेकिन असल में अब ये सिर्फ एक आम से सोशल क्लब है। वीवी कहता है तो कीरों तक मेरी खबर पहुंच चुकी है। दोनों उसकी बात सुन के काफी शौक होते हैं और वीवी मुस्कुराता है और फिर कहता है चलो अब इन कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का वक्त आ चुका। ये अंडरडॉग सिटी का लग्जरी होटल क्लब था। इस क्लब में अंडरग्राउंड एक रूम था, वो रूम सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए था। उसका 6 आवर का रेंट 10 मिलियन था जहां पार्टीज होती थी। टीनेज सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी के 7 करोड़ पर्सन उस पार्टी को ज्वाइन करते थे और इस टावर में हर चीज अवेलेबल थी और आज भी इस पार्टी में आए हुए थे। ये 7% डिफरेंट क्लैंस में से थे लेकिन इस टाइम ये बास्केटविले के अंदर रह रहे थे। इस पिरामिड ऑफ ग्लास में जो शराब डाली गई थी उसकी बोतल 100 मिलियंस की थी और ये पर्सन कहता है कि टेबल पे जो शराब गिरी है तुम इसे पी सकते हो। ये उसे पीते हुए काफी खुश होते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतनी वैल्यूएबल ड्रिंक पिलाई। मेरे पास इतना पैसा है मैं जितना मर्जी रहूं लेकिन वो फिर भी कम नहीं होता। ये पर्सन कहता है हमारी इतनी लग्जरी लाइफ सिर्फ बास्केटविले की वजह से है। हमने लास्ट एपिसोड में बारबेरियंस का जिक्र किया था। ये पर्सन बारबेरियन के गुलामों को पकड़ के आगे बेच डालता है। ये कहता है कि बास्केटविले का शुक्रिया जिसने बॉर्डर एक्सटेंड किया और हमने इनके गुलामों को पकड़ना शुरू किया, मुझे उस काम से बहुत पैसा आता है। और ये पर्सन कहता है कि हाँ बिल्कुल बास्केटविले क्लैन हमें आज तक नहीं पकड़ सका और इवन आज तक वो इस क्लब में भी नहीं पहुंच सके क्योंकि ये कैपिटल सिटी से हट के है। और ये कहता है कि बास्केटविले सिर्फ सोर्ड के कुत्ते हैं। जैसे तुम जानते हो मैसी मार्डेन क्लैन के बारे में और हमें बताया जाता है कि इस पर्सन ने बास्केटविले और मैसी मैट क्लैन के दरमियान जंग शुरुआ दी थी और
बास्करविले ने उस क्लैन को ही खत्म कर डाला और ये बताता है कि शुक्रिया बास्करविले का, अब सिर्फ 7 क्लैंस बचे हैं। वो कहता है इन बातों को छोड़ो, सब फन करो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। खाना खाते हुए ये बात करते हैं, न्यू वॉइस काउंसलर आया है, आपने उसके बारे में सुना है? और एक पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने उसे रिक्वेस्ट की है और सुना है वो डायरेक्टली बास्करविले का ब्लड नहीं है। ये कहता है मेरे ख्याल से उसका नाम विकर है, क्या आपने पहले कभी उसका नाम सुना है? और ये कहता है नहीं, ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। वो सिर्फ 15 साल का है, आते ही उसने एक पार्टी थ्रो करवाई और हमारे लिए उसे गिरना काफी आसान है। ये सबसे कहता है क्यों ना हमें उसे तंग करना चाहिए, हम सब उसके लिए एक बिग पार्टी ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसमें काफी प्रीमियम वाइन्स और लड़कियों का भी बंदोबस्त करेंगे और जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम सारा बना हुआ बिल उसे दे देंगे। ये कहता है बहुत खूब, बड़ा मजा आएगा। और ये कहता है कि उस 15 साल के बच्चे के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, तो हमें उसे तंग करने में बहुत मजा आएगा, हम उसे तंग करेंगे कि बिल उसे ही देना पड़ेगा। इतने में ये वेटर गेट खोलते हुए अंदर एंटर होता है और कहता है सर ये लड़कियों का बंदोबस्त हो गया है, तुम अब आ रहे हो जब हमने सब कुछ कर लिया है, चलो अब हम दोबारा से मूड बनाते हैं। और वो लड़कियों कहता है चला जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ। इतने में ये पर्सन देखता है ये कौन खड़ा हुआ है और ये पूछता है क्या आप में से किसी ने मेरे स्क्वाड को बुलाया है? ये वेटर पूछता है सर क्या ये आपके साथ नहीं है? वो कहता है नहीं मैं तो इसे नहीं जानता, ये वीवी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वेटर कहता है शायद मैं समझा आपके साथ है। वो वीवी के बालों से पकड़ के कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम अंदर एंटर हो गए। वीवी काफी गुस्से में आ चुका था, ये कौन है जो हमें गुस्सा दिखा रहा है? वीवी उस वेटर का हाथ तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है तो वो वेटर दर्द से चिल्लाता है तो ये पर्सन कहता है तुम होते कौन है इसके साथ ऐसे करने वाले? और वो उन्हें अपना नाम बताता है कि मैं विकर वैन बास्कर हूँ। मतलब तुम वही न्यू वॉइस काउंसलर हो और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वीवी कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। साथ ही कहता है अच्छा चलो वॉइस काउंसलर अब आप आगे हैं तो ठीक है, आ जाइए और हमें ज्वाइन करें। और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्या हमें इसे ट्रेन करना चाहिए या मैं डायरेक्टली इसे बिल दे देना चाहिए। वो कहता है नहीं इसे बैठने दो, पार्टी को ओवर होने दो, फिर हम इसे ये सरप्राइज देंगे। इतने में वीवी टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि सब खामोश हो जाओ, क्या तुम कानों में बातें कर रहे हो? वीवी के हाथ से औरस की पावर निकलती है और वो पूरा टेबल हिला डालती है। ये सब इसे देख के काफी शौक हो जाते हैं। वीवी की पावर की वजह से ये पिरामिड हिलना स्टार्ट हो जाता है और हिलते हिलते इसमें से एक गिलास गिरता है और देखते ही देखते वो सारे गिलास टूट जाते हैं और वो सारी वाइन जाया हो जाती है। ये सब इस सीन को देख कर चिल्लाते हैं कि तुम कौन होते हो ये करने वाले, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारा कितना नुकसान किया है। ये पर्सन कहता है कि इसने सिर्फ अपनी मीना पावर्स को यूज करते हुए टेबल को टच ही किया तो ये सारा पिरामिड टूट गया। इसका मतलब है कि ये पर्सन आम बच्चा नहीं है, ये ग्रेजुएट हो चुका है। ये कहता है तुम तो मिड रेंज एक्सपर्ट हो या क्या हो, चलो इसे फाइट करके यहीं दफना देते हैं। जैसे ही वीवी इसके पास आता है तो ये वीवी को देख के घबरा जाता है और कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पार्टी का बिल मैं खुद दूंगा। वीवी कहता है ऑफ कोर्स ये पार्टी तुमने किया तो इसका बिल भी तुम दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि इस पार्टी के बाद तुम्हारा बैग मैं होल्ड करूंगा? ये साथ ही घबराते हुए कहते हैं कि हम बास्करविले क्लैन के मेंबर के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे थे। वीवी कहता है चलो इस डॉग को टेस्ट करते हैं। वीवी इसे एक जोरदार पंच मारता है, ये दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू हो जाता है। वीवी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ऐसे लगता है कि तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पैसा और थोड़ी बहुत पावर्स हैं, इस वजह से। इसकी वजह सिर्फ यह है कि तुमने आज तक कोई सच्चा ट्रॉल नहीं देखा। इतने में वीवी उसे उठा के जमीन पे फेंकता है। वीवी कहता है क्या तुम देखना चाहते हो कि इसका खात्मा कैसे होगा? ये कहता है हमें यकीन है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। वीवी उसके मुंह पर पावर रखता है और कहता है कि करके दिखाऊं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता तो चलो शर्त लगाओ। वो कोई जवाब नहीं देता। वीवी उसके गर्दन तोड़ डालता है और उसे खत्म कर देता है। ये घबराते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं बास्टर्ड तुम्हें लगता है कि इसके बाद हम डर जाएंगे और तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? ये आगे होकर वीवी के मुंह पे आता है तो वीवी कहता है हाँ क्या देख रहे हो, क्या तुम नहीं जानते किडनैपिंग करना इलीगल है और अगर तुम डायरेक्ट किसी बास्करविले क्लैन के पर्सन को किडनैप करते हो तो तुम जानते हो उसका अंजाम क्या हो सकता है और इसके अलावा भी जो तुम्हारी हरकतें हैं मैं जानता हूँ। इतने वो वीवी पे हमला करता है तो वीवी कहता है कि जब तक तुम पाले हुए कुत्तों को सबक न सिखाओ तो वो नहीं सीखते और अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुम कुत्तों को सबक सिखाऊंगा। और इतने में हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ विवी और चीचू पहुंच चुके थे। ये पर्सन इसे कहता है मैं अपने डैड को बताऊंगा तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये वही कमेटी का लीडर था, मुझे एक बार यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। चलो अब बस करो, मुझे यहाँ से जाने दो। चीचू कहता है तुम्हें लगता है सर ऐसे ही जाने देंगे, अभी तो तुम्हें सबक सिखाना बाकी है। विवी कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ओवरबोर्ड होऊंगा? चीचू कहता है हाँ आप इसे जरूर सबक सिखाएंगे क्योंकि मैं आपके बारे में जान चुका हूँ। विवी कहता है नहीं अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये उसे देख के काफी हैरान होता है। विवी
बताता है कि इसने अपने सारे धंधे रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किए थे ताकि यह अपनी लाइफ शहर में अच्छी गुजार सके, लेकिन ये नहीं जानता था बास्करविले क्लैन की पावर को। विवी कहता है इसकी तरफ देखो, मुझे लगता है इसे अभी तक सही सबक नहीं मिला। विवी कहता है जैसे ही रात होगी तो मैं फिर इन्हें सबक सिखाऊंगा। ये काफी डरा हुआ विवी की तरफ देख रहा था और जितने भी पर्सन का इनके साथ कनेक्शन है मैं उन सबको मिटा डालूंगा। चीजू कहता है क्या आप सीरियस हैं? विवी कहता है हाँ। इतने में ये चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो, आप जो कहेंगे हम आपको देने को तैयार है, लेकिन आप हमारी जान बख्श दो बस। चीचू कहता है आपको लगता है इनकी क्लैंस ये सब होने देगी? इन सब को बहुत बड़े बिजनेसमैन की सपोर्ट है, ये ना हो कि गेम उल्टी पड़ जाए और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। विवी कहता है इस बारे में टेंशन ना लो, इनकी क्लैन हमारे साथ कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इनके कनेक्शन सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। चीचू कहता है क्या हमारे पास कोई एविडेंस है? विवी कहता है तुम परेशान ना हो, मुझे बताया किस तरह एविडेंस निकालने हैं। अगर तुम्हें अपना काम करने में कामयाब ना हुआ तो मैं अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से चले जाऊंगा। विवी कहता है चलो मुझे बताओ तुमने क्या गलत काम किए हैं। ये कहता है हमने इलीगल किडनैपिंग और वुमेन को हैरेस किया है। विवी कहता है तो तुम ब्लैक मेलर्स हो और वुमेन्स को तंग करने और अंडरडॉग की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने में सबसे आगे हो। ये कहता है अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप बताएं, मैं इन सब बातों को मानने को तैयार हूँ। विवी कहता है अगर मैं एविडेंस दे दूं तो क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? विवी कहता है तुम्हारे बोलने से पता चल रहा है कि तुम शर्मिंदा हो अपने क्राइम्स पे, लेकिन अभी के लिए कोई एविडेंस नहीं है इसलिए तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो। ये पर्सन आके विवी से कहता है वॉइस काउंसलर। विवी कहता है तुम आ गए हो? चीचू देख रहा था ये कौन है। इतने में वो अपने बैग से चाकू और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को निकालता है और वो विवी से कहता है आपने जो चीजें मंगाई थी सर मैं ले आया हूँ। विवी कहता है ग्रेट जॉब। इतने में उसने वो सारे औजार निकाल लिए थे जो विवी ने मंगाए थे। ये पर्सन कहता है कि मैं 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने ऐसे हथियार कभी नहीं देखे, तो आपने ये कहाँ से अरेंज करवाए हैं? विवी कहता है ये टूल्स मैंने तो नहीं बनाए, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है? ये पर्सन कहता है नहीं नहीं सर मैं जा रहा हूँ। विवी बताता है मिलिट्री के द्वारा हमारे क्लैन में ये टूल डीमन प्रिजन्स के ऊपर यूज किए जाते हैं और मैं इनकी टेक्निक जानता हूँ। इन टूल को यूज करते हुए हर मुजरिम से सच्चाई उगलवाई जाती है। इतने में विवी अपना कोट उतारता है और कहता है चलो अब मुझे ये टूल इन पे इस्तेमाल करने हैं। ये घबराते हुए विवी से कहते हैं कि अब तुम क्या करने जा रहे हो, प्लीज हमें माफ कर दो। विवी कहता है प्लीज ऐसी बातें ना करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये पर्सन विवी के एक्ट को देख के रोना शुरू हो जाता है और कहता है प्लीज ऐसा कुछ ना करो, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इतने में शहर में खबर फैल चुकी थी, जो 7 कोर कमेटी के पर्सन थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ भी इसके बारे में बातें हो रही थी और ये एक दूसरे से कहते हैं क्या आपको लगता है वो न्यू वॉइस काउंसलर इन्हें जल्दी छोड़ देंगे? वो इन्हें जरूर सबक सिखाएंगे, जो लॉ के मुताबिक पनिशमेंट बनेगी इनके क्राइम्स को देखते हुए वो सब इन्हें मिलेंगी। ये पर्सन कहता है तुम क्या न्यू काउंसलर के बारे में नहीं जानते? उसने सिर्फ एक रूल निकाला था कि जो स्टिक को निकालेगा उसे 10 बिलियन देंगे और उसने वो बच्ची को 10 बिलियन दिए और अपनी वो बातों का बहुत पक्का है। और हमें बताया जाता है कि अब ये जंग छिड़ चुकी है न्यू पॉलिटिक और नेटिव क्लैन के दरमियान और नेटिव क्लैन को अब इस न्यू काउंसलर के सामने झुकना पड़ेगा। लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि इन 7 क्लैन ने न्यू वॉइस काउंसलर को एक स्मॉल अपॉलजी टोकन सेंड किया। उन्होंने ये गोल्ड की ईंटें विवी को सेंड करवाई थी ताकि वो इनके बच्चों को रिहा कर। ये सारे इनामात क्लैन हेड की तरफ से विवी को भिजवाए जाते हैं। विवी से देख के काफी हैरान होता है ये क्या चल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। और फिर उन 7 के सर उतार के सिटी स्क्वायर में रख दिए जाते हैं, जहाँ ये सब लोग इसे देख के काफी शॉक हो गए थे और ये कहते हैं कि इनके चेहरों से देख के लगता है कि ये मौत से पहले कितनी दर्द में। और उनके सरों के पास एक नोटिस हैंग कर दिया जाता है जिसके ऊपर सारे लॉज मेंशन थे, अगर कोई भी इस तरह करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। लोग इस सीन को देख के काफी डर चुके थे और कुछ लोग कह रहे थे बेहतरीन। विवी कहता है सब सरप्राइज है ये क्या हुआ, लेकिन ये हमारे लॉ में शामिल था। विवी यहाँ खड़ा हुआ कह रहा था कि जिन 7 को हमने खत्म किया है इनका ताल्लुक फेमस नेटिव क्लैन से है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटों के साथ ये हुआ है तो क्लैन्स के दरमियान जंग छिड़ जाएगी जिससे अंडरडॉग खून में बह जाएगा। और मुझे पता है चीचू तुम इस सब सिचुएशन को काफी अच्छे से मैनेज करोगे, अब नेक्स्ट ऑपरेशन का पार्ट तुम हो। चीचू काफी हैरानगी से देखता है कि मैं कैसे करूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है चीचू तैयार हो चुका था और वो बाहर निकल चुके थे। चीचू कहता है क्या वॉइस काउंसलर ये प्लान रियल है? विवी कहता है क्या चीचू तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते? चीचू कहता है नहीं आप पे बहुत ट्रस्ट है मुझे, लेकिन क्या वाकई ये एक अच्छा आइडिया है?
इतने में हम देखते हैं ये सैनिक इस जंगले को खींच के चीचू के पास लेके जा रहे थे। ये एक पार्टी का सीन लग रहा था और यहाँ कुछ लोगों के हाथों में जंजीरें भी डाली हुई जिन्हें इस केज में से निकाल के लेके जाया जा रहा था। ये पर्सन को हथकड़ियां लगाई हुई थी लेकिन इसकी आंखों से रेड ओरा नजर आ रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ये बीवी था जिसे आज गुलाम बना के सेल करने जा रहे थे। अंडरडॉग के पहाड़ों के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब हाई रैंक पर्सन इस टेंट की तरफ जा रहे थे। ये मेला तो इलीगल है लेकिन इसके बारे में बास्करविले को कुछ नहीं पता। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ किडनैप बारबेरियंस को सील किया जाता है और ये इलीगल है। ये पर्सन इन सबका स्वागत करता है इस सर्कस में। ये चीचू को देख के कहता है कि आप मब्लैंस फैमिली से हैं। फिर चीचू उसके हाथ में वो चिट्ठी पकड़ाता है तो वो कहता है क्या आप यहाँ कोई चीज सेल करने के लिए आए हैं? चीचू कहता है हाँ बिल्कुल, ये जो केज में स्लेव है मैं इसे सेल करने के लिए आया हूँ। और वो बताता है कि ये मब्लैंस चीचू हमारा बहुत प्रीमियम कस्टमर है, इसने हमसे काफी ज्यादा स्लेव्स बाय किए हैं लेकिन इस दफा ये सेल करने के लिए आया। और जैसे ही वो इसे देखता है तो वो कहता है ये ब्लैक हेयर रेड आईज, लगता है इस बार तुमने काफी ज्यादा नायाब चीज को पकड़ा है, मैं कोशिश करूंगा इसे अच्छे दामों में सेल करने की। वो कहता है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और वो चीचू से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कस में आपको काफी मजा आएगा। और फिर मेला स्टार्ट होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट है कोई हैंडसम स्लेव को हासिल करने का और ये दोनों कहते हैं कि मेरा ज़हन है कोई क्रीपी सा स्लेव हो उसे लेने का। इतने में ये पर्सन ऐलान करता है कि आज की हमारी पहली प्रोडक्ट बास्करविले के नाइट की तरफ से है। और फिर हमें ए रैंक डिमोनिक क्रिएचर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि बारबेरियंस ने इसका शिकार लेन और माउंटेन से किया। इसकी बॉडी की लेदर, मीट, बोन्स, ऑर्गन्स हर चीज बहुत रेयर है और ये इसका दाम $100 मिलियन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ बोली लगना शुरू हो गई थी 100 मिलियन, ये लेडी कहती है 200 मिलियन और लास्ट में ये कहता है 250,000 मिलियंस में ऑफर करता हूँ। ये पर्सन स्टैंप लगा के इसके नाम ये डिमोनिक क्रिएचर कर देता है। इतने में एक स्लेव लाया जाता है जिसकी बोली 2 मिलियंस लगाई जाती है लेकिन वो नहीं सेल होता। फिर 1 मिलियन लगाई जाती है और वो फिर भी नहीं सेल होता। ये पर्सन इसे कहता है कि कोशिश करो इसे तुम सेल करो। ये पर्सन फिर कोशिश करता है लेकिन कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। ये शक्ल से ही हमें काफी ज्यादा बदसूरत लग रहा था। ये काफी गुस्से में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये पर्सन सोच रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं सेल होगा, मेरी कोशिश बेकार गई। लोग भी इसे देख के काफी डिसअपॉइंट थे कि ये गंदी सी चीज क्या है। लोग इसे कहते हैं कि यार अब हम बोर हो रहे हैं, कुछ और चीज दिखाओ। इतने में वो चिल्लाना शुरू करता है तो ये पर्सन उसे कहता है चलो इसे यहाँ से ले जाओ। ये सैनिक इसे उठाता हुआ यहाँ से ले जाता है। इतने में एक नेक्स्ट स्लेव को लाया जाता है जिसे चीचू लेके आया था। ये लेडी जैसे ही उसे देखती है तो कहती है ओह माय गॉड, ये चीज खरीदने वाली है। और आप देख सकते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर मस्कुलर है, इसकी रेड आईज, इसकी ब्लैक हेयर, कमाल। ये पर्सन सबसे कहता है ये बहुत स्पेशल चीज है और नायाब चीज है, इसे मैं अच्छे दामों में सेल करना चाहूंगा। ये लेडी बिड करती है कि मैं 600 मिलियंस में इसे खरीदना चाहूंगी। वो कहता है बहुत खूब, बढ़ाई जाए। ये 8 मिलियन कहता है तो ये लड़की चिल्लाते हुए से कहती है तुम इस मैन का क्या करोगे, तुम तो खुद भी एक मैन हो। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो फिर से कहती है कि मुझे तो इस बॉय की जरूरत है लेकिन तुम क्या करोगे इस बॉय को लेके। वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं इसे शॉर्ट स्लेव बनाऊंगा। इतने में आगे से एक पर्सन चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं 9 मिलियन दूंगा। और फिर बाजें ही पलट जाती है। ये 99 नंबर वाला पर्सन कहता है 6 बिलियन में मैं परचेज करना चाहूंगा। ये जोकर भी सुन के काफी हैरान होता है, कहता है 6 मिलियन इसके लिए। ये बाकी सब भी काफी हैरान थे कि ये 6 बिलियन किसने बिड की, ये इसका क्या करेगा। ये पर्सन था बेरोन जो ग्रेनेट टेरिटरी का हेड था, इसने 6 बिलियन की ऑफर की थी स्लेव को परचेज करने की। ये पर्सन कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से मैं इसे परचेज करना चाहता हूँ। इसकी सेक्रेटरी कहती है कि लॉर्ड क्या आपको नहीं लगता ये बहुत एक्सपेंसिव होने जा रहा है। ये कहता है नहीं, तुम देख नहीं रहे ये कितना खूबसूरत है, अगर मैं इसे कैपिटल में सेल करूँ तो मुझे इससे 3 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। वो कहती है इस बात की क्या गारंटी है कि इसकी बॉडी सेम ऐसी रहेगी जब हम इसे सेल करेंगे। वो कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो। ये जोकर कहता है कि अगर इससे ज्यादा कोई बिड नहीं करना चाहता तो मैं ये 99 नंबर कस्टमर को सेल करने जा रहा हूँ। और ये स्लेव फिर इस पर्सन को सेल कर दिया जाता है। ये उसे देख के कहता है हो और मन में सोचता है कि इसे क्लोज से देखने में ये और भी ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझे बहुत फायदा देने वाला है। और वो इसे कहता है कि अब से तुम मेरे हो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ तो तुमने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो चलो जल्दी से चल के तुम्हारे साथ खेल शुरू करते हैं।
इसके इरादे काफी गंदे लग रहे थे। इतने में वो स्लेव हाथ उठाता है और कहता है कि मेरी जंजीरें खोल दो। लॉर्ड कहता है कि ये अब नहीं खुल सकते। इतने में वो जोर लगाता है और जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है और वो लॉर्ड कहता है नहीं, तुम्हें इस चीज की नहीं जरूरत। इतने में वो अपनी पावर से अपनी हथकड़ियां तोड़ डालता है। लॉर्ड इस सीन को देख के काफी शौक था। इतने में वो अपने मैनेजर से कहता है कि देखो ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसे मेरे बारे में नहीं पता। इतने में वो स्लेव आगे बढ़ता है उसकी तरफ और उसे जोरदार हिट मारता है। वो दूर जाके गिरता है और कहता है ये क्या हुआ। इतने में वो उसे उठाता हुआ कहता है कि कैसी लगी ये गेम। ये कहता है तुम्हें लगता है कि मैं फालतू था, लेकिन अभी तुम मेरे बारे में कहाँ जानते हो। इतने में वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे गार्ड्स को बुलाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। इतने में ये मैनेजर देखती है तो इसके मुंह पे काफी खून गिरा हुआ था और हम देखते हैं कि उस स्लेव ने इस लॉर्ड को खत्म कर डाला था और ये कहता है कि अब मैं गेम जीत चुका। ये मैनेजर पूछती है कि तुम कौन हो। इतने में वो अपने नकली बाल उतारता है तो हम देखते हैं ये तो वीवी था। वो कहता है कि मैं विकर वैन बास्कर। इतने में वो लॉर्ड की तरफ देख के कहता है कि चेक करो क्या ये वाकई मर गया है। ये पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो विकर है, न्यू वॉइस काउंसलर अंडरडॉग सिटी का। ये बास्कर विले का हाउंड यहाँ क्या कर रहा है। चीचू मन में सोच रहा था कि वॉइस काउंसलर इस बार फिर से कुछ बड़ी गेम डालने जा रहे हैं। सब लोग देख के इसे एकदम डर जाते हैं और ये कहता है कि ये सर्कस है। क्या बेहतरीन नाम रखा है तुमने अपने काले दंदों को छुपाने का। इतने में वो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि आज के दिन यहाँ से कोई भी सही सलामत वापस नहीं जाने वाला।